आज केमिस्ट्री के पार्ट 6 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद 34 या 35 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज देखते हैं उसके आगे का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग 35 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 36 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एसिडिक अम्ल का बात हो रहा है। सबसे पहले तो एसिडिक अम्ल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एसिडिक अम्ल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। एसिडिक अम्ल का बात हो रहा है तो एसिडिक अम्ल के स्ट्रक्चर के बारे में सभी को जानकारी होना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, हम ये सब स्ट्रक्चर को लिखवाए भी थे और बोले थे कि ये सब नाम ध्यान में रखना है। तो हम लोग बात करें किसका, एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल का स्ट्रक्चर जो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक अम्ल कहते हैं। मतलब ये किसका पार्ट है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का पार्ट है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, अभिक्रिया का बात हो रहा है। तो ये हम लोग कौन सा चैप्टर में इसको ढूंढेंगे, तो ऑब्वियस है कि एसिडिक अम्ल कौन सा चैप्टर में ये मिलेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के चैप्टर में मिलेगा। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये किसके किसके साथ अभिक्रिया करता है। तो साफ साफ बताया गया था कि यह अभिक्रिया किसके किसके साथ करता है, तो PCl5 के साथ कर सकता है। लिखवाया भी गया है, जब हम पढ़ा रहे थे तो ये लिखवाए थे PCl5 के साथ भी कर सकता है, या PCl3 के साथ भी कर सकता है, या CH3 C डबल बॉन्ड O OH यह अभिक्रिया SOCl2 के साथ भी कर सकता है। इस तीनों का अभिक्रिया हम लिखवाए थे कि अगर ये PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl यहाँ पर जुड़ जाएगा। OH हटकर क्या जुड़ जाता है, CCl, और बाकी जो यौगिक बनता है वो PCl POCl3 बनेगा प्लस HCl का निर्माण होता है। अगर ये PCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये इसका कितना अणु यूज होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसका 3 अणु यूज करता है। ये PCl3 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसका 3 अणु यूज करता है। मतलब बनेगा तो यही जो ऊपर में बना हुआ है, लेकिन ये इसका कितना अणु बनेगा, 3 अणु बनेगा, 3 गो Cl यूज करके। जो एक P बच जाता है और इसमें से जो OH समूह 3 बार निकला हुआ है, ये 3 बार निकल के क्या बना लेता है, H3PO3 का निर्माण कर लेता है, H3PO3 का निर्माण कर लेता है। जब ये SOCl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, सब में वही चीज़ बनेगा, सब में एक ही चीज़ बनेगा, C डबल बॉन्ड O Cl बनेगा। यहाँ पर भी एक Cl का यहाँ पे यूज करेगा और जो बच जाता है SO2 बनाता है और Cl का निर्माण करता है। ये तीनों अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा किए थे। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं, जाकर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया भी ये देखने को मिलेगा। तो बोला है कि ये किसके साथ नहीं करेगा अभिक्रिया, तो ऑब्वियस है कि ये Cl2 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी सब के साथ अभिक्रिया करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एसिड एमाइड एस्टा एमाइड के बारे में बात हो रहा है ना। बोले थे कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नाम याद रखना भी इंपॉर्टेंट रहता है। एसिडा एसिडा एस्टा एमाइड, वहाँ पर एसिड लिखा हुआ था ना कि एसिड, तो यहाँ पर एसिडा एमाइड मतलब क्या होता है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे जब NH2 समूह जुड़ा रहता है तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसी को हम लोग कहते हैं एसिटामाइड। एसिटामाइड इसके नाम से हम लोग जानते हैं, इसको एसिटामाइड के नाम से जानते हैं। अब इसका गुण कैसा होता है, तो ये इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, अमीनो समूह जुड़ा हुआ है। अगर अमीनो समूह अभी एमीन चैप्टर में अगर जाते हैं, ऑर्गेनिक का एमीन चैप्टर में जाते हैं, तो ये बताया जाता है जो इसमें अमीनो समूह रहता है उसका गुण कैसा रहता है, क्षारीय गुण रहता है।
ऐसा क्यों? इसमें H प्लस आयन को अपने तरफ खींचने का गुण होता है। वैसा पदार्थ जिसको H प्लस आयन खींचने का गुण हो या OH माइनस देने का गुण होता है, वो उसको इसका कैसा गुण होता है? उसका क्षारीय गुण होता है। तो उसको हम कौन सा पदार्थ कहते हैं? क्षारीय पदार्थ कहते हैं। जिसमें OH माइनस देने का गुण होता है या H प्लस आयन को खींचने का गुण होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। दो चीजें ध्यान में रखना है, H प्लस आयन को अगर खींचने का भी गुण हो, इसको अपने तरफ खींचने का गुण हो, या दूसरा इसमें बताया जाता है OH माइनस देने का, दान करने का गुण होता है, तो उस केस में वो कैसा पदार्थ होता है? तो क्षारीय पदार्थ होता है, भास्मिक होता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से ये H प्लस आयन को खींचने का गुण होता है। इसी कारण से इसका गुण कैसा देखने को मिलता है? क्षारीय गुण देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एल्केलिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये दो चीजें ध्यान में रखना है जो अभी बात बताए, ये आगे भी यूज पड़ेगा इसका। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन हर एक में अल्कोहल के लिए पूछा था पीछे, अभी किसके लिए? एमीन के लिए पूछा हुआ है। कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान में रखना है आप लोग को। पूछा है कि इसमें कौन से प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, तो सिंपल यहाँ पर भी वही फंडा होता है जो पीछे बता दिया गया है कि जिस कार्बन से एमीन समूह जुड़ा रहेगा। एमीन समूह कौन है यहाँ पे? NH2 है, तो ये एमीन समूह है। तो अगर ये एक कार्बन है, यहाँ पर साफ साफ लिखते हैं, इससे एमीन समूह जुड़ा हुआ है, इससे एमीन समूह जुड़ा हुआ है। अगर ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, मतलब ये सिर्फ R से जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पर ये एक R का मतलब है कोई एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहेगा, 2 हाइड्रोजन कमी हो रहा है ना, 2 हाइड्रोजन रहेगा। जब ये एमीन समूह इस कार्बन से, जब जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्राइमरी एमीन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन के नाम से जानते हैं। अगर ये जो कार्बन है, अगर ये कार्बन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, कितना? 2 एल्किल समूह अगर जुड़ा रहेगा, तो 2 एल्किल समूह तो कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा? तो 1 हाइड्रोजन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो अगर ये कार्बन 2 एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहेगा, मतलब 2 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, ये कार्बन अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, तब इसको हम लोग क्या के नाम देते हैं? तो इसको हम लोग सेकेंडरी के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी एमीन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमीन कहते हैं। जब ये कार्बन जिससे NH2 समूह जुड़ा हुआ है, अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, अगर 3 कार्बन से ये जुड़ा रहेगा, तो इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ये अलग अलग एल्किल समूह है, इसलिए यहाँ पर R' से या R" से दिखा दिए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग टर्शियरी एमीन के नाम से जानते हैं। जब 3 कार्बन जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्शियरी एमीन कहेंगे, टर्शियरी एमीन कहेंगे। हो सकता है आज थोड़ा बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए कि बगल में कुछ बज रहा है, उसी का साउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर भी आप लोग पढ़ने पर कंसंट्रेट करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्शियरी एमीन कहेंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं। जो यहाँ पर NH2 समूह है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 ये 3, ये 3 कार्बन टोटल जुड़ा हुआ है, इसलिए इस एमीन को हम लोग क्या कहेंगे? टर्शियरी एमीन के नाम से जानते हैं। जब जिस कार्बन से NH2 समूह जुड़ा रहेगा, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्शियरी एमीन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये किस चैप्टर का था? बोला है मेथिल एमीन। तो अब ऐसा कि एमीन वाला चैप्टर में ये मिलेगा, मेथिल एमीन का चर्चा हो रहा है। मेथिल एमीन जो है वो किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? पूछा हुआ है। अब ये अभिक्रिया को बताया गया है, एक हम लोग पढ़े थे, कौन सा? तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसके कौन सा अभिक्रिया में? तो एमीन के रासायनिक अभिक्रिया में अगर जाकर देखिएगा,
एमीन के रासायनिक अभिक्रिया में अगर जाकर देखते हैं तो उसमें एक जाकर मिलेगा क्या, तो कार्बिल 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 एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया, नाम क्या है इसका, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसमें ये जाके मिलेगा। तो मेथिल एमीन का पहले स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मेथिल है तो CH3, एमीन है तो NH2, तो CH3NH2। CH3NH2 का जब ये क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे तो क्या होता है, CHCl3 होता है, CH3 और किसके उपस्थिति में, तो KOH की उपस्थिति में। तो KOH का कितना अणु, 3 अणु का यूज किया जाता है, तब ये क्या बनाता है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होता है, इसको वहाँ पे समझाए भी थे। मान लेते हैं कि ये CH3 है और ये N है, N से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दिए। क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो यहाँ पर C रहता है, C से 3 गो Cl रहता है, तो 2 गो Cl इधर दिखा दिए और 1 गो हाइड्रोजन इधर और 1 गो हाइड्रोजन, 1 गो Cl इधर दिखा दिए। तो होता क्या है, यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो HCl होता है, ये दोनों का दोनों टूट के यहाँ से निकल जाता है, और दोनों का जो बॉन्ड फ्री होता है वो N का जो 2 गो बॉन्ड फ्री हुआ, जो कार्बन का 2 गो बॉन्ड फ्री हो, आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, और यहाँ से भी क्या होता है, ये यहाँ से टूट के निकल जाता है, H और Cl यहाँ से निकल जाता है। और ये अभिक्रिया में क्या देखने को मिलता है, CH3 N और N के साथ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ ये यहाँ पर कार्बन जुड़ जाता है। कार्बन का यहाँ पर पूरी तरह से बॉन्ड क्या बोलते हैं, कार्बन का पूरी तरह से बॉन्ड फुलफिल नहीं होता है, और बाकी जो बचता है उसको दिखाना जो ही नहीं रहता, पहले से बोलते आ रहे हैं कि जो मेन उत्पाद बनता है उस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ 3 अणु H2O का भी निर्माण होता है, यहाँ पर KCl का निर्माण होता है, और यहाँ से बात करेंगे तो यही उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। और इसी उत्पाद का अगर नाम लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं इसको, मेथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। अब यहाँ पर मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर, देखिए यहाँ पे ध्यान दे के लिखना है, यहाँ N के साथ C जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Cn लिखा हुआ है, ये उल्टा हो गया। Cn का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, तो ये नहीं है, कौन है ये, पहले N जुड़ा हुआ है तब यहाँ पर C जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि B ऑप्शन। इस बात को ध्यान में रखें, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन D द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ से N के साथ C को जोड़ना है, ना कि C के साथ N जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं, और ये बताए भी थे, वहाँ पे समझाए भी थे। इसको हम लोग, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसी को ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक क्षारीय है, तो बोले थे जो एमीन समूह जुड़ा रहता है वो क्षारीय को दर्शाता है, जो एमीन समूह जुड़ा रहता है वो किसको दर्शाता है, तो क्षारीय गुण को दर्शाता है। तो होता क्या है, किस बात को ध्यान रखिए, मान लो कोई एल्किल समूह है, ये H+ आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण ये क्षारीय गुण इसमें देखने को मिलता है। इसका जो लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन, यही क्या करता है, H+ आयन को अपने तरफ खींच लेता है, जिसके कारण ये क्षारीय गुण इसका नजर आता है। अब देखो, क्षारीय गुण उसका उतना ज़्यादा होता है जो I+ इफेक्ट दर्शाता है। क्या दर्शाता है, I+ इफेक्ट। I+ इफेक्ट का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होता है। जो एल्किल समूह रहता है वो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देने की, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन का खिंचाव ज़्यादा होता है। R क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा बढ़ जाता है।
और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा बढ़ेगा H प्लस आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता उतना ज़्यादा होगा, तो उसका क्षारीय गुण क्या होता है, उतना ही अधिक होता है, उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। इस बात को ध्यान में रखें कि एमीन समूह के साथ सबसे ज़्यादा किससे इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलता है, तो बेंजीन समूह से मिलता है। C6H5 को क्या कहते हैं, बेंजीन समूह कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा किससे इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलता है, बेंजीन समूह से मिलता है। तो यहाँ पर दो दो बेंजीन समूह दिया हुआ है इस बात को, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एथिल समूह दिया हुआ है। तो एथिल समूह अगर मेथिल समूह से कंपेयर करेंगे तो एथिल समूह ज़्यादा क्षमता होगा इलेक्ट्रॉन देने का, तो एथिल समूह का क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, मेथिल समूह से। एथिल समूह का ज़्यादा होगा मेथिल समूह से। अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अगर क्षारीय गुण के शक्ति का बात कर लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भस्म की शक्ति। अगर भस्म का शक्ति का बात करेंगे तो मेथेन से ज़्यादा एथेन का शक्ति देखने को मिलता है, मेथेन से ज़्यादा एथेन से शक्ति देखने को मिलता है। अगर CH3 जुड़ा हुआ है एमीन समूह के साथ तो इसका क्षारीय गुण कम होगा। अगर यहाँ पर CH3 CH2 जुड़ा हुआ है तो इसका क्षारीय गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका क्षारीय गुण ज़्यादा यहाँ पर बॉन्ड है, ठीक। और इससे भी ज़्यादा होगा किसका, जब यहाँ पर बेंजीन समूह जुड़ा रहेगा। बेंजीन समूह किससे, H5 से दर्शाते हैं। तो अगर बेंजीन समूह जुड़ा है तो सबसे ज़्यादा इसका क्षारीय गुण देखने को मिलता है। तो ये चीज टेबल ध्यान में रख सकते हैं क्षारीय गुण के लिए एमीन चैप्टर का, ठीक है, भस्म का गुण। और भी कुछ चीज़ें हम वहाँ पर लिखवा भी दिए थे कि अगर कभी कभी हमको पैसा भी देखने को मिलता है, कुछ अपवाद भी है एमीन समूह में जिसको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। कुछ अपवाद भी है एमीन समूह में जो आई प्रभाव को त्रिमीय प्रभाव देखने को मिलने के कारण ऐसा हम लोग को प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि लिखवाए भी थे। जैसे कि लिखवाए थे कि अगर C2H5 मतलब क्या है, एथिल है, मेथिल नहीं है, एथिल। एथिल समूह अगर 2 बार जुड़ा हुआ है NH समूह से तो इसका सबसे ज़्यादा होता है किसके तुलना में, H2H5। ये भी क्या है, एथिल समूह ही है और ये 3 बार जुड़ा हुआ है, फिर भी इसका ज़्यादा हम लोग को क्षारीय गुण देखने को मिलता है इसके तुलना में। और ये किस कारण से ऐसा हो पाता है, तो इसमें क्या जाता है, त्रिविमीय प्रभाव आ जाता है। त्रिविमीय प्रभाव आने के कारण ऐसा दिक्कत देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा C2H5 जो 1 बार जुड़ा हुआ है तो उसका सबसे यहाँ पे C2H5 जो कि सबसे इसका कम देखने को मिलता है, और तब जाके NH3 को देखने को मिलता है। ये भी टेबल ध्यान में रखना है। और मेथिल के लिए भी होता है, तो मेथिल समूह अगर यहाँ पे 2 बार जुड़ा हुआ है तो सबसे ज़्यादा इसका होता है, और उसके बाद जो होता है CH3 NH2 वाला का होता है, इसमें सबसे कम इसका हो जाता है CH3। ये 3 बार जुड़ा हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन ये सबसे कम इसका हो जाता है। यहाँ पर एक ही N रहेगा, ठीक है, हाँ, इससे सबसे कम हो जाता है। और ये तो सबसे इसका कम होता ही है, इसलिए कि इसमें साफी आई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ये त्रिविमीय प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, इसका आई इफेक्ट कम पड़ जाता है, जिसके कारण इसका क्षारीय गुण कम हो जाता है। इसमें त्रिविमीय प्रभाव आ जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। बात समझ में आ गया, त्रिविमीय प्रभाव आने के कारण ऐसा होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो खैर बात हो गया कि यहाँ पे 2-2 क्या जुड़ गया है, 2-2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1 जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 2 वाला का क्या है, 2 वाला का क्षारीय गुण अधिक है। 2 वाला का क्षारीय गुण क्या है, अधिक है। ये त्रिविमीय प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। और नॉर्मल से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 2-2 बेंजीन समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यही क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है 2-2 बेंजीन समूह जुड़ने के कारण इसका सर्वाधिक क्षारीय इसको माना जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इसमें से याद रखना है किसका क्षारीय गुण सबसे अधिक होता है। देखो प्रोटीन जो हेलिक्स स्ट्रक्चर में दिखता है, मतलब एक दूसरे पर लिपटा हुआ रहता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग देखे भी थे कि 4 प्रकार का प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के ऊपर छाया हुआ रहता है धागा की तरह।
जब एक दूसरे को धागा के ऊपर छाया हुआ रहता है तो उसको कौन बांध के रखता है? ये सिंपल याद रखने वाला चीज़ है। इसको बांध कर जो रखता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है? ऐसे बेसिकली हाइड्रोजन बंध बहुत कमज़ोर होता है। हाइड्रोजन बंध जो होता है वो बहुत वीक होता है। फिर भी यहाँ पर जो प्रोटीन के लिए होता है, ये प्रोटीन के लिए यही काम करता है, यही इसको क्या करता है, उसको धागा की तरह उसको बांध के रखता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बना के उसका रखता है। तो बस इसको याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ये याद रखने वाला हो गया। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटो हेक्सोज बोलते हैं? किसको हम लोग कीटो हेक्सोज के नाम से जानते हैं, ये बताना है। अब ये कीटो हेक्सोज क्या है? तो बेसिकली इस हम किसको बोलते हैं? तो ग्लूकोज को बोलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो सभी को कुछ ना कुछ बोला जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है, ये इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है वो मोनोसेक्राइड होता है। क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है। तो इससे भी पहले ध्यान में रखना कि ये दोनों के दोनों क्या है? मोनोसेक्राइड है। तो ये हम लिख भी देते हैं, मोनोसेक्राइड, जिसको हम लोग दोनों के दोनों मोनोसेक्राइड है। इस बात को ध्यान में रखते हैं। कौन कौन सा? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। जब हम लोग इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते थे तो फ्रक्टोज में 5 कार्बन जुड़ता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ग्लूकोज में कितना होता है? 6 कार्बन जुड़ता है। ग्लूकोज में कितना जुड़ता है? 6 कार्बन जुड़ता है। इसीलिए ग्लूकोज जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटो हेक्सोज कहते हैं। कीटो हेक्सोज, हेक्स मतलब क्या? 6, तो कीटो हेक्सोज के नाम से जानते हैं। और फ्रक्टोज में अगर फ्रक्टोज का बात करेंगे तो फ्रक्टोज को बोलते हैं कीटो पेंटोज। क्या कहते हैं इसको? कीटो पेंटोज के नाम से जानते हैं। इसलिए पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन होता है। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम लोग कीटो पेंटोज के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो स्ट्रक्चर सभी को याद होना ही चाहिए। 6,6H12O6 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर सभी को पता होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं, 6 कार्बन होता है, 12 हाइड्रोजन होता है, 6 ऑक्सीजन होता है। अब अगर हम लोग सुक्रोज का बात करते हैं तो सुक्रोज जो होता है वो कौन सा सेक्राइड होता है? तो डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में कौन आता है? डाइसेक्राइड में हम लोग 2-3 गो पढ़े थे। तो डाइसेक्राइड अगर चैप्टर जाकर देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा इस वीडियो यहाँ पे प्ले लिस्ट में, केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर मिल जाएगा केमिस्ट्री का। डाइसेक्राइड किसको बोलते हैं? तो सुक्रोज को बोलते हैं। तो सुक्रोज जो होता है वो डाइसेक्राइड होता है। और एक होता है स्टार्च, जिसको हम लोग पॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड। ये सब चीज़ें चर्चा किया गया है, पढ़ाई हुई है हम। इसको हम लोग पॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं। तो पॉलीसेक्राइड कौन है? तो स्टार्च को पॉलीसेक्राइड कहते हैं। स्टार्च को हम लोग पॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अब यहाँ पर ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ गया है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया को बताना है कौन है। ऐसा करते हैं, यहाँ से फिजिकल का पार्ट है तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज की क्लास हम इतना ही तक रहने देते हैं। हम लोग 42 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।